बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to class of physics for class 10. Today we are discussing about the chapter number 6, equilibrium, the last chapter of the midterm of the first semester. So before starting the chapter, we have total 6 chapters in the midterm, and this is the last chapter. So you have to complete your work for the midterm examination. Now we are starting our chapter number 6. The name of chapter number 6 is equilibrium. And at first we are discussing about the basic terms of equilibriums. Here first one term we have the science in which equilibrium is discussed, and this is statics. Statics, this is the branch of physics that deals with the forces acted on the body when the body is in the state of equilibrium. State of equilibrium में जबकि बॉडी होगा, उस बॉडी पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन फोर्सेस को डिस्कस करना, दिस इज द वर्क ऑफ द ब्रांच स्टैटिक्स. यानी ये डील करती है किससे? फोर्सेस एक्टेड ऑन अ बॉडी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी की जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इन फोर्सेस को डील करना काम जो है वो स्टैटिक्स का है. अब वो कौन सी फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? तो ये तो हमें कुछ अंदाज़ा वर्ड ही से हो रहा है इसके कि इक्विलिब्रियम जब हम कह रहे हैं तो उसके ऊपर एक्ट करने वाली जो फोर्सेस हैं वो पहले तो एक दूसरे के अपोजिट हों, एक्ट कर रही होंगी पैरेलल और इक्वल होंगी, तब वो बॉडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी. इक्विलिब्रियम को आगे अच्छी तरह से और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट वन जो फोर्सेस हैं वो किस तरह की हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर दी पैरेलल फोर्सेस. अब पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस दैट एक्ट पैरेलल टू ईच अदर आर देयर लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल. फॉर एग्जाम्पल, these are two forces that have opposite direction, and here two forces which are parallel but of same direction. अगर आप देखें कि सेटिंग कंडीशन में वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और ये चेयर जो है उस वेट के अगेंस्ट नॉर्मल सरफेस नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर एक्ट कर रही होती है. अब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर देखें तो पैरेलल हैं. पैरेलल कब कहा जाता है? जब दो लाइंस के बिटवीन एंगल जो है वो जीरो हो. इसी तरह लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बिटवीन जब एंगल जीरो होगा, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल. सो ये पैरेलल फोर्सेस हैं. अब यहाँ पैरेलल फोर्सेस में अब अगर आप देखें कि एक जगह दोनों की डायरेक्शन चेंज है और एक जगह सेम है. व्हेन द पैरेलल फोर्सेस हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, so they are called unlike parallel forces. If the direction of the parallel forces is same, so they are called like parallel forces.
अब लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिहाज से आप यूँ एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बॉडी है, उसको एक जानिब जो है पुल किया जा रहा है, एक फोर्स यूज़ की जा रही है। फॉर एग्जांपल के हम वो फोर्स कह रहे हैं कि 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, एक और फोर्स उसी डायरेक्शन में जब अप्लाई हो रही है और वो 10 न्यूटन की फोर्स है, तो अगर आप देख सकते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस यानी दोनों के लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में ये इस बॉडी को पुल किया जा रहा है, तो ज़रूर ये बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होकर उस डायरेक्शन में और ज़्यादा जाएगी। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड दी लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के एतबार से अगर आप देखें कि यूजुअली जो रॉप पुलिंग का जो बच्चों में कंपटीशन वगैरह होता है, उसमें 2 टीम्स होती हैं और दोनों टीम्स उस रॉप को अपनी अपनी तरफ जो है पुल कर रही होती हैं। अब जिस डायरेक्शन में यानी जिस टीम की फोर्स ज़्यादा होती है तो ये रॉप उस तरफ ज़्यादा जो है पुल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल, क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से ये अनलाइक हो गए। और अब अगर यहाँ देखें तो रिजल्टेंट, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि इस जगह अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो रिजल्टेंट इन दोनों का सम होगा, क्योंकि पहले जो फोर्स अप्लाई हो रही थी F1, तो सेकंड जो फोर्स अप्लाई हुई F2, इन दोनों के सम के तौर पर बॉडी तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में अगर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ फॉर एग्जांपल के फोर्स यूज़ हो रही है 8 न्यूटन की और यहाँ 10 न्यूटन की फोर्स यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रॉप जो है सेकंड यानी F2 की तरफ जो है ज़्यादा डिस्प्लेस होगी, और जो जिस फोर्स से ये डिस्प्लेस हो रही है वो 2 न्यूटन की फोर्स है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम F2 में से F1 को माइनस कर देंगे, यानी मैक्सिमम फोर्स माइनस मिनिमम फोर्स। इस तरह से इनका हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। आगे न्यूमेरिकल्स में भी हमारे पास होगा कि जब लाइक फोर्सेस होंगी तो वो उनका रिजल्टेंट जो है वो एडिशन की फॉर्म में होगा, अनलाइक फोर्सेस होंगी तो वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्टेंट देंगे। नेक्स्ट वन, अब इससे मिलती जुलती जो टर्म हमारे पास है कपल। कपल क्या है, पेयर ऑफ इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, यानी ये चीज़ हम देखते हैं कई जगह पर कि इक्वल फोर्सेस हैं, यानी ये फोर्स और ये फोर्स दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन है अनलाइक और अनलाइक पैरेलल है, मीन के इनके लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, चेंज है। सो दिस इज कॉल्ड दी कपल। है क्या ये, पेयर ऑफ इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर यहां गौर कर लिया जाए तो जब बॉटल का लिड हम ओपन करते हैं तो उसको जब हम टर्न कर रहे होते हैं तो वहां अगर देखा जाए तो सीक्वेंस यही होता है कि यूं फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, डोर ओपन करने के लिए, लॉक ओपन करने के लिए, लॉक को या डोर को अनलॉक करने के लिए या किसी भी चीज़ को अनलॉक करने के लिए आप जब की उसमें इंसर्ट करते हैं और उसको आप मूव करते हैं तो उसमें भी बिल्कुल यही सीक्वेंस होता है कि एक कपल वहाँ वर्क कर रहा होता है कि पेयर ऑफ अनलाइक इक्वल फोर्सेस जो है वहाँ एक्ट कर रही होती हैं। सो दिस इज द कपल। इससे आगे हम जो है इसका कपल का के बारे में और भी देखेंगे कि मोमेंट ऑफ कपल, जो कि एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस वक्त जो है इसको हमने एक जस्ट डेफिनेशन देकर इंट्रोडक्शन दिया। अब हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो है टॉर्क। या फिर इसको हम कहते हैं
मोमेंट ऑफ फोर्स। अब टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? किसी बॉडी का बाय फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट होता है उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यानी टॉर्क एक्चुअल तौर पर क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के एक्शन की वजह से किसी बॉडी में जो टर्निंग आती है, दिस टर्निंग effect of force about a point or about the axis of rotation, this is called the torque। ठीक है, दोबारा मैं आपको ये बात बताए दे रहा हूँ कि टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कि फोर्स के अप्लाई करने से किसी बॉडी में जो टर्निंग आ रही है, ये जो टर्निंग आ रही है, दिस टर्निंग इज टर्म टू बी एज दी टॉर्क। कि हम कह सकते हैं कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर देखें तो हम ये कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स आर्म इज नोन एज टॉर्क। और टॉर्क को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और इस सिंबल का नाम है टॉर्क। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द फोर्स आर्म, फोर्स एंड मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं उसको, फोर्स आर्म भी कह सकते हैं। अब मोमेंट आर्म या फोर्स आर्म है क्या, उसे भी देखते चलते हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हमारे पास है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, अब फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है तो फोर्स के पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बिटवीन जो गैप है, दिस इज कॉल्ड दी मोमेंट आर्म, जो कि हम यहाँ डी कह रहे हैं जिसे। ठीक है, यहाँ इसका यूनिट देखें तो उसका यूनिट हमारे पास क्या बन रहा है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन और मोमेंट आर्म का यूनिट है मीटर, तो इसका यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये डिपेंड करता है टॉर्क, तो उन फैक्टर्स के लिहाज से देखें। पहली बात तो ये है, दो ही यहाँ पर क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, तो इन दोनों पर इसका अफेक्ट है। उसके कम या ज़्यादा होने से टॉर्क में कमी या ज़्यादती होती है। अब वो कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। मोमेंट आर्म, जब भी किसी इक्वेशन में न्यूमैरेटर की फॉर्म में क्वांटिटीज़ मौजूद होती हैं, तो जो इक्विवेलेंट नंबर जो होता है, इक्विवेलेंट क्वांटिटी जो होती है, उस क्वांटिटी के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी आती है तो उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि फोर्स और मोमेंट आर्म ये दोनों इस जगह न्यूमैरेटर की फॉर्म में, तो टॉर्क के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन है। मीन के जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना टॉर्क ज़्यादा होगा। इसी तरह से मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उसमें उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मीन के दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ एक साइंटिफिक रीज़न भी साथ साथ जो है डिस्कस करते चलते हैं, वहाँ पर बात बल्कि नहीं वो कंडीशन में ही डिस्कस कर लेंगे तो वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ टॉर्क की बात जो है क्लियर हुई। अच्छा, एक वर्ड यहाँ आया, एक टर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन न्यूमेरिकल्स वाइज भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? a point or a line about which a body is free to rotate। वो पॉइंट या लाइन जिसके लिहाज से, जिसके मुताबिक कोई बॉडी इजीली रोटेट कर सके, जैसे आप डोर को देखते हैं तो डोर की एक हिंज लाइन होती है जहाँ से वो ज्वाइन होता है।
अब उसके अलॉन्ग जो है वो इजीली या फ्रीली मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। इसी तरह से ये एक सीसा की फॉर्म है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ये रोटेट करेगा इस तरफ तो कुछ ये सीक्वेंस होगी, और अगर ये रोटेट करेगा इस तरफ तो ये कुछ ये सीक्वेंस होगी, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं टर्निंग दो तरह की हमारे पास आ रही है। एक टर्निंग आ रही है क्लॉकवाइज, और दूसरी टर्निंग ये जो आ रही है ये आ रही है काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ किसी बॉडी में दो तरह के टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, हमने कहा व्हेन द टर्निंग in a body produce clockwise in clockwise direction, so we can say the torque produced in a body is clockwise, and the turning is produced against the clock needle direction, so this is called the anti-clockwise torque. Clockwise torque और anti-clockwise torque, इन दोनों में anti-clockwise torque is measured as positive and clockwise torque is measured as negative. उस नेगेटिव मेजरमेंट के लिहाज से हम देख सकते हैं ये सीक्वेंस भी है कि एंगल रोटेशन या एंगल फॉर्मेशन जो एक्चुअल तौर पर होता है, तो वो हमें जो नज़र आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मुताबिक ही होता है। देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि अगेंस्ट दी एंगल फॉर्मेशन क्लॉकवाइज टॉर्क की डायरेक्शन है, देयरफॉर इट इज़ टेकन इन एज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं। तो अब हमारे पास जो टर्म आ रही है वो इक्विलिब्रियम की टर्म आ रही है। यहाँ तक इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें आगे जो है अच्छी तरह से बाकी टर्म्स को, बाकी टॉपिक्स को समझने के लिए हेल्पफुल होंगी, तो इसको माइंड में रखना है। अब जिस टर्म की तरफ हम जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम। ये क्योंकि इक्विलिब्रियम ही की बेसिक टर्म थी। अब इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स, उसकी स्टेट्स, ये डिस्कस की जाएंगी। जैसे स्टार्ट में आपको बताया हमने कि इक्विलिब्रियम जो है वो बॉडी की उस स्टेट का नाम है जहाँ उस पर एक्ट करने वाली फोर्सेस जो हैं वो सारी की सारी क्या हों, इक्वल हों, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हों। देयरफॉर फर्स्ट वन जो हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कर रहे हैं, कि द स्टेट ऑफ द बॉडी इन विच द फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी आर इक्वल टू ईच अदर और कैंसिल देयर इफेक्ट और देयर रिजल्टेंट इज जीरो। सो दिस स्टेट ऑफ द बॉडी इज टर्म टू बी एज इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल कि एक बॉडी को हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की तरफ पुल किया जा रहा है, दूसरी उसी बॉडी को दूसरी तरफ राइट साइड की तरफ पुल किया जा रहा है। अब फोर्स F1 और ये F2 अप्लाई हो रही है। अगर हम कंपोनेंट और फोर्सेस के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए, मीन कि ये Fx1 हो गई और ये हमारे पास Fx2 हो गई। ये हो गई हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं, एक Fx1 हो गई, एक Fx2 हो गई, ठीक है। इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में Fy1 और Fy2। अब बॉडी को अगर इसी स्टेट में रहने दिया जाए, यानी बॉडी इसी स्टेट में रहे और इसकी स्टेट चेंज ना हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास Fx1 ये Fx2 के इक्वल हो और सिमिलरली Fy1 Fy2 के इक्वल हो, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ x फोर्सेस क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मीन कि Fx1 और Fx2 का रिजल्टेंट हमारे पास ज़ीरो हो, और इसी तरह से रिजल्टेंट ऑफ y फोर्सेस जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो हम कह सकते हैं बॉडी स्टेट में, यानी इन समराइज वे में हम कह सकते हैं व्हेन दी सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, सो द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
यकीनन बात समझ में आपको आई होगी कि जब कोई बॉडी स्टेशनरी फॉर्म में है या फिर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई बॉडी या फिर स्टेशनरी बॉडी, उस पर अप्लाई होने वाली जो फोर्सेज हैं वो तमाम फोर्सेज क्या हो जाएं, या तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करें, आपस में इक्वल हो जाएं, या उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तो इस वक्त बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगी और दिस स्टेट इज टर्म टू बी एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इससे ये देखा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट ऑफ बॉडी, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी उसी में ये दोनों आगे, लेकिन हम बाय नेम इन दोनों को सेपरेट आउट कर देते हैं। अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है और उस पर फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वो तमाम आपस में इक्वल हैं या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं या इनके रिजल्टेंट जीरो है, तो इस बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से एक बॉडी है, या यूँ समझ लीजिए कि एक कार है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम उसी वक्त कहते हैं जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, यानी ना उसे फॉरवर्ड कोई रेजिस्ट मिल रहा है और ना बैकवर्ड कोई पुश मिल रहा है, ना ही उसकी स्पीड जो या वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तभी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर एक्ट करने वाली जो फोर्सेस हैं वो जब जीरो हो जाएंगी या उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करें, ये आपस में वो फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। तीनों बातें हैं और तीनों का मीन एक ही है। तो दिस मूवेबल बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, लेकिन शर्त फिर वही मैंने आपको बताया कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहे। अगर उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं रहा। पैराट्रूपर अगर आप देखें तो पैराट्रूपर जब जंप करता है और जब वो पैराशूट ओपन हो जाता है तो उस वक्त वो डाउनवर्ड जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आने का मतलब ये कि वो सिर्फ अपने वेट की डायरेक्शन में आ रहा है और एयर उसको बैलेंस करते हुए आ रही है। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि बाकी तमाम फोर्सेस क्या हो गई, वो जीरो हो गई। ना ये है कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा हुई और ना ये है कि ऊपर से पुश कोई ज़्यादा मिल रहा है, ना ऊपर से कोई पुल मिल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। ये भी एक साइंटिफिक रीज़न आता है कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन में एक पैराट्रूपर किस तरह आता है। तो वो जो दो फोर्सेज हैं जो कि पैराशूट की फोर्स और इसके वेट की फोर्स, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हुए आती हैं। कहीं कोई फोर्स ज़्यादा अगर हो जाएगी तो वो उसको हर्ट करेगी, या तो वो किसी और तरफ गिर जाएगा, या फिर ज़मीन पर इस ज़ोरदार अंदाज से गिरेगा तो कोई इंजरी कॉज हो सकती है। तो अगर फोर्सेज तमाम इक्वल होंगी तो देन उसका जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। अब आगे चलने से पहले बल्कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, क्योंकि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाली हमारी बातें पूरी हो गई। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम में बॉडी मौजूद है या इक्विलिब्रियम को ओबे कर रही है तो क्या कंडीशंस होंगी। तो दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक इफ़ द फोर्सेस, जो हमने डेफिनेशन दी है बिल्कुल वही इसमें इसकी स्टेटमेंट में आ रहा है। इफ़ द फोर्सेस एक्टेड ऑन अ बॉडी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर इक्वल और देयर रिजल्टेंट इज जीरो और दे कैंसिल देयर इफेक्ट, सो द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इसका स्टेटमेंट हुआ कि किसी बॉडी पर एक्ट करने वाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस जो हैं वो क्या हों, एक दूसरे के बराबर हों। मीन के Fy1 Fy2 के बराबर, Fx1 Fx2 के बराबर हों। यानी वही बात जो हमें बता चुका कि सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब यही है कि सम ऑफ Fy इज इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ Fx इज इक्वल टू जीरो। सो द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे पास। इसी तरह सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जो तज़किरा है वो है टॉर्क की बात है। जो टॉर्क हम
पहले डिस्कस कर चुके। यहाँ ये कहते हैं कि इफ द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है जी, जो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है इनका सम जो है अगर इक्वल हो या इन दोनों, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं टॉर्क, तो यहाँ पर जितनी फोर्सेस एक्ट करेंगी हर एक का टॉर्क क्लॉकवाइज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक फोर्स एक्ट कर रही है इस डिस्टेंस पर, तो ज़रूर इसका आर्म पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये रहेगा, जबकि जो फोर्स यहाँ एक्ट कर रही है उसका मोमेंट आर्म जो है फोर्स ऑफ रोटेशन से यहाँ होगा। मीन कि अगर इसको मैं D1 कहूँ तो दैट विल बी D2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक्ट करने वाले जो टॉर्क हैं वो मोर देन 1 हो सकते हैं बिल्कुल, तभी हमने कहा सम ऑफ दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो अगर हम यहाँ कहते हैं ये D3 है और ये D4 है, तो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई कि इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो जिस जगह फोर्स एक्ट कर रही है उससे उसके दरमियान, यानी उससे लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक के दरमियान का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड दी मोमेंट आर्म। तो इस जगह सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है कि सम ऑफ दी torque if is equal to 0 means sum of clockwise torque is equal to 0 and sum of counter clockwise torque, anti clockwise torque को counter clockwise torque भी कहते हैं, 0 हो, या फिर इन दोनों का सम यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो clockwise torque हैं और counter clockwise torque हैं इनका रिजल्टेंट क्या हो, 0 हो। अब 0 होने का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इस वक्त बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। अब यहाँ एक साइंटिफिक रीजन भी साथ डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हाउ अ हैवी चाइल्ड बैलेंस अ लाइटर चाइल्ड ऑन अ सीसा। सीसा होता है एक स्विंग है, बच्चे प्ले में यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर एक हैवी चाइल्ड हो वो एक लाइटर चाइल्ड को जो है कैसे बैलेंस करेगा। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं जो हमने आपको फैक्टर्स पढ़ाए थे टॉर्क के, उनमें दोनों चीज़ों पर जो टॉर्क डिपेंड कर रहा है, फोर्स और मोमेंट आर्म। अगर हम मोमेंट आर्म ऑफ द साइड ऑफ लाइटर चाइल्ड क्या कर दें, मोर कर दें एज कंपेयर टू द हैवियर चाइल्ड, तो इसका मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 न्यूटन का ये हैवी चाइल्ड है और 2 मीटर इसका मोमेंट आर्म है और यहाँ पर हमारे पास 5 न्यूटन वेट है लाइटर चाइल्ड का, तो इसका मोमेंट आर्म कितना होना चाहिए, यकीनन 4 होगा, तभी इक्वल हो सकेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो गए। तो इस रीजन में हम ये राइट करते हैं, इफ द मोमेंट आर्म ऑफ द लाइटर चाइल्ड साइड बिकम मोर आर इनलार्ज्ड, एज अ रिजल्ट द हैवियर चाइल्ड साइड इज बैलेंस विद द लाइटर चाइल्ड साइड। ठीक है, तो ये इस साइंटिफिक रीज़न के साथ है। और एक साइंटिफिक रीज़न जो टॉर्क के क्वेश्चन में थी जो मैं वहाँ भूल गया, कि यूजुअली आपने देखा कि डोर्स के हैंडल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं हिंज लाइन से बहुत दूर। हिंज लाइन कौन सी होती है, जो हमने आपको बताई पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, जिसके अलॉन्ग जो है डोर इजीली रोटेट कर सकता है। अब उससे दूर जो हैंडल लगाया जाता है उसकी रीज़न क्या होती है, अगर हम करीब लगाएं तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी डोर ओपन करने के लिए। तो फोर्स की लिमिटेड क्वांटिटी हो जाती है जब आप देखें कि मोमेंट आर्म ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंट आर्म के ज़्यादा होने पर टर्निंग कम फोर्स पर भी उस बॉडी में आ सकती है। ठीक है, तो बात आगे बढ़ाते हैं हम।
अब हम देख रहे हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ फिर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हम यहाँ देख चुके हैं कौन कौन सी हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, लेकिन ये किस बेस पर हैं वो देख लें, वो है स्टेट ऑफ द बॉडी के बेस पर। और ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हैं on the basis of condition of equilibrium। इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसकी बेस पर इक्विलिब्रियम कितनी तरह के हैं। तो अगर फर्स्ट कंडीशन को ओबे कर रहा है इक्विलिब्रियम, तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम दैट ओबे द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। या हम यूँ कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी ओबे द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सो इट्स इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और सेकेंड है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमें फौरन से समझ में आ जाना चाहिए कि सेकंड कंडीशन की बात होगी। तो इफ a body obey in the state of equilibrium by second condition of equilibrium, second condition of equilibrium के लिहाज से वो equilibrium को obey कर रही है, so this यानी बॉडी का इक्विलिब्रियम उस वक्त हो जाएगा, वो होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों की टाइप्स भी आ गए। अब हमने देखना है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक जो कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप देखें कि किसी भी बॉडी का वेट जो है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, वेट की डायरेक्शन। तो किसी भी बॉडी का वेट जिस पॉइंट पर एक्ट करता है, किसी भी बॉडी का वेट जिस पॉइंट पर एक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सीन टू बी एक्ट करता हुआ महसूस हो रहा है, पूरा बॉडी का वेट, यानी अगर उस पॉइंट को हमने कैप्चर कर लिया तो पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। आप देखते हैं एक्रोबेट जो होता है, जब वो रॉप पर रनिंग करता है, चलता है, तो एक स्टिक उसके हाथ में होती है। अब उस स्टिक को आप वो सेंटर से होल्ड कर लेता है और इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकता है। इवन कि इस तरह इजीली हम नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक ट्रिक है। लेकिन यहाँ जो उसकी बैलेंसिंग की जो सीक्वेंस है वो ये कि जो स्टिक उसने होल्ड की हुई है वो फ्रॉम द CG ऑफ द स्टिक उसने होल्ड की हुई है, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी इज सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्टिक। ठीक है, तो देयरफॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टेड अपॉन, सीम टू बी एक्टेड अपॉन। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट है। अगर राउंड बॉडी है तो उसका सेंटर में है, कोई ट्राइंगुलर शेप बॉडी होगी तो जहाँ इसके मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर इसका CG है। कोई रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉडी है तो उसके डायगोनल्स जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सो दिस इज द CG। रॉड है तो रॉड का सेंटर जो है वो CG है, और CG बॉडी के अलावा भी हो सकता है। उसकी वजह क्या है, जब बॉडी हॉलो होगी तो उसको आपने अगर दोनों साइड से जो है होल्ड करते हुए उसको किसी थ्रेड से हैंग करते हैं या फिर उसको किसी थ्रेड के लिहाज से उसको जो है सेटिंग देते हैं, तो वो उसका CG बॉडी के अलावा मौजूद हो सकता है। लेकिन ये तमाम उन सॉलिड बॉडीज़ के लिहाज से बात है जिनका CG इन्हीं में मौजूद है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी इरेगुलर बॉडी का भी होता है। अब ये तो सारी रेगुलर शेप की है, अगर कोई इरेगुलर बॉडी हो तो उसका CG कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इसके CG के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसके कुछ मार्क्स यानी कुछ कॉर्नर्स को मार्क कर लेते हैं और उन कॉर्नर्स को हम प्लम्ब लाइन के लिहाज से वर्टिकली उस पर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी इन पर होल्स
ड्रॉ कर लिए जाते हैं, होल्स बना लिए जाते हैं, फिर इन होल्स से इनको हैंग करके प्लम लाइन से इनसे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जिस पॉइंट पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट एक्चुअल तौर पर इनका सीजी होता है। और ये सीजी किस तरह से हुआ कि जब हम इस हर एक पॉइंट से हैंग करते हैं इस इर्रेगुलर बॉडी को, तो इस इर्रेगुलर बॉडी का जो इस पॉइंट से हमने हैंग किया उसी के बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मौजूद है। लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें कैसे पता चले? जब हमने सारे पॉइंट से हैंग करते हुए वो लाइंस ड्रॉ कर ली और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इन लाइंस का आया वही इस इर्रेगुलर बॉडी का क्या हुआ? CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ। अब यकीनन इंशाल्लाह आपको स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आसानी से समझ में आ जाएंगी। जी, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 स्टेट्स हैं हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जी, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास 3 स्टेट्स हैं: स्टेबल, अगर किसी बॉडी की स्टेट को डिस्टर्ब करें और उस डिस्टर्बेंस को यानी स्लाइटली डिस्टर्ब किया गया और उस डिस्टर्बेंस को जैसे ही हम हटाएं और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाए, सो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे? कि अगर किसी बुक को हम देखते हैं टेबल पर पड़ी हुई है, द बुक लाइंग ऑन द टेबल, if it is slightly disturbed, ठीक है, जब स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए, जाहिर सी बात है, यानी इस तरह से उठा लिया जाए और जैसे ही इसको रिलीज़ करेंगे दोबारा ये अपनी इसी फॉर्म में इसी शेप में आ जाएगी। और इस वक्त अगर आप देखें तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इसका, या पॉइंट ऑफ सपोर्ट है जिससे इसको उठाया गया। तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन या पॉइंट ऑफ सपोर्ट के लिहाज से इसका CG नीचे मौजूद है। और मैंने आपको बताया CG वो पॉइंट है जिस पर जो है पूरा का पूरा जो है बॉडी का वेट एक्ट करता हुआ महसूस होता है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि किसी बुक के लिहाज से अगर हम देखें, एक बुक को होल्ड करने के एतबार से ये इसका जो पॉइंट होगा, ये इसकी जो कंडीशन होगी, ये सही मानों में जो इसका वेट बैलेंसिंग होगी। मीन कि इसका CG ये पॉइंट है जो हमने कैप्चर कर लिया, तब ये अपनी बैलेंस डायरेक्शन यानी बैलेंस कंडीशन में या बैलेंस स्टेट में मौजूद होगी। इसी तरह से अगर हम ये स्केल देख लेते हैं, वही रॉड जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो होल्ड कर लिया जाए तो पूरा वेट इसका उस पर एक्ट करेगा। इसी तरह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि भाई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसको अगर हैंग कर दिया जाए तो इसका पूरा का पूरा वेट जो एक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नीचे है। सो दिस इज़ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसको मैं डिस्टर्ब करूँ यानी इस फॉर्म में मौजूद हो और इसको डिस्टर्ब किया जाए तो दोबारा ये स्लाइटली डिस्टर्बेंस के बाद अपनी स्टेट में आ सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के एक बॉडी फॉर एग्जांपल के यही स्केल मैंने जो आपको अभी बताया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अगर इसका डाउनवर्ड कर दिया जाए यानी किसी सरफेस पर ये मौजूद है कुछ यूँ, ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, कहीं हैंग किया हुआ नहीं है, ये इसका CG है। अब इसको ज़रा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ज़रूर ये इस तरफ को फाल कर जाएगा, गिर जाएगा। जब ये इस तरफ को फाल करेगा, गिरेगा, अब दोबारा ये अपनी शेप में तो नहीं आ पा रहा, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड दी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दोबारा बॉडी अपनी शेप में नहीं आती है। दूसरी बात ये कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सपोर्ट, उसके हमेशा अबव CG रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। थर्ड वन इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिहाज से हम ये देख सकते हैं कि कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप देखें तो उनको अगर डिस्टर्ब किया जाए दोबारा वो अपनी शेप में नहीं आती, लेकिन
अपनी ओरिजिनल शेप के लिहाज से उनकी नेक्स्ट वन जो स्टेट होती है उसी स्टेट के मुताबिक जो है होती है। फॉर एग्जांपल एक बॉल को रोल किया जाए, फोर्स अप्लाई की जाए तो यकीनन वो इसी तरह से अपनी नेक्स्ट प्लेस जो है वो एग्जिबिट करती चली जाएगी, लेती चली जाएगी और सी जी इसका पैरेलल शिफ्ट होगा एज विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल स्टेट। तो दिस इज कॉल्ड दी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि व्हेन अ बॉडी इज डिस्टर्ब एंड इट exhibit its new state as same as the previous or the original state. This is called the neutral equilibrium, and the point of center of gravity will be shift as or the with respect to the original body या original shape में जो मौजूद था, ओरिजिनल स्टेट में जो हमारे पास सी जी था उसी के बिल्कुल पैरेलल ये शिफ्ट होता रहेगा, इसमें कुछ डाउन या फॉल नहीं आएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास ये तमाम यहाँ पर वाइंड अप हुई। नेक्स्ट वन हमारे पास है मूवमेंट ऑफ कपल, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। अब मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क, लेकिन जब एक कपल के लिहाज से हम बात करते हैं तो वो क्या है, छोटा टॉपिक है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, न्यूमेरिकल्स हैं। तो कंसीडर अ कपल अप्लाइड ऑन अ rod and the rod has center O and A, B are the corner of this rod. A couple is applied on the edges of the rod, A पर भी अप्लाई हो रहा है और B पर भी ये पेयर ऑफ अनलाइक फोर्सेस अप्लाई हो रहा है। अब पेयर ऑफ इक्वल अनलाइक जब फोर्सेस अप्लाई होगा उसी को हम कपल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों फोर्सेस सेम है। अब ये देख सकते हैं हम कि बी बॉडी पर बी पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई होने से जो टर्निंग आएगी इसमें वो हमने देखनी है, यानी टॉर्क प्रोड्यूस ऑन बी पॉइंट पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो दिस विल बी एफ इंटू मोमेंट आर्म में यहाँ क्या है ओ बी, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में। इसी तरह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा पॉइंट ए पर तो वो कुछ यूं होगा एफ इंटू ओ ए, ठीक है। अब दोनों लिहाज से देखें अगर आप तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मीन कि इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। दोनों की डायरेक्शन क्या रही, सेम रही, both are of same direction, therefore the total torque will be tau A plus tau B, which is F O A plus F into O B. F take is common, so this become O A plus O B, ठीक है। F इंटू ओ ए प्लस ओ बी, अगर गौर से देखें ओ ए प्लस ओ बी ये किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ओ बी ये इक्वल है ए बी के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। दिस इज कॉल्ड दी मूवमेंट ऑफ कपल। ये एग्जाम में जो पूछा गया किस अंदाज से पूछा गया, तो इसमें उन्होंने बाकायदा क्वेश्चन कुछ यूँ दिया कि प्रूव दैट दी मोमेंट ऑफ कपल इज दी प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज एंड दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ एक्शन। उनके पॉइंट ऑफ एक्शन के बिटवीन जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उनके पॉइंट ऑफ एक्शन और के बिटवीन जो गैप है उसको उस वर्टिकल गैप और जी। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास कपल का क्वेश्चन जो है 2015 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा और ये कुछ इस अंदाज से यहाँ हमारा ये चैप्टर वाइंड अप होता है। इस चैप्टर के जो है एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मिलते हैं चैप्टर 6 की एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स की।